हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में। तो आइए आज शुरुआत करते हैं मॉडर्न इंडिया लेक्चर सीरीज़ की। राइट। तो हमारा पहला लेक्चर होगा द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, यूरोपियंस का भारत में आगमन। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिस्ट्री में ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं है जिसमें या जिससे हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। राइट। नॉर्मली जो हिस्टोरियंस हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री को 18th सेंचुरी के राउंड अबाउट से मानते हैं। ठीक है। और जो कुछ इंडिया में हुआ 18th सेंचुरी में, ठीक है, उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत हो चुकी थी तकरीबन 15th सेंचुरी से। ओके। तो अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, तो जैसा कि हमने पिछले अपनी जो मिडिवल इंडिया की लेक्चर सीरीज़ थी उसमें हमने ये देखा था कि जो आपके मुगल्स थे वो रूल कर रहे थे, और औरंगजेब के बाद में जो रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स, देवर वीक। ठीक है। और वीक अथॉरिटी होती ही क्या होता है, जो जो और पावर्स होती हैं सराउंडिंग्स में, वो अटैक करना शुरू कर देती हैं। ठीक है। अब देखिए, जब मुगल्स की जो सत्ता थी वो वीक होती गई, तो जो आप ये कह सकते हैं जो उनके ऑफिशियल्स थे उनके हाथ में जो टेरिटरी होती थी वो उसको खुद को उसका रूलर डिक्लेयर कर दिया करते थे। ठीक है। फिर आपस में उनमें फाइटिंग होती थी, और उसी फाइटिंग का फ़ायदा उठाया किसने? एक और नई पावर जो इंडिया में आई, देवर यूरोपियंस। ठीक है। तो अब यूरोपियंस की जो हिस्ट्री रही है इंडिया में उसकी हम शुरुआत मान सकते हैं तकरीबन 15th सेंचुरी से। राइट। अब 15th सेंचुरी के इंडिया को समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि उस समय वर्ल्ड में क्या हो रहा था। ठीक है। देखिए, 15th सेंचुरी में इंडिया में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? लोदीज रूल कर रहे थे, है ना। क्योंकि जो लास्ट रूलर था इनका, इब्राहिम लोदी, उसके और बाबर के बीच में जब लड़ाई हुई थी 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद तो मुगल पावर एस्टेब्लिश हो गई थी। ठीक है। तो उससे पहले आपके तुगलक थे और फिर लोदीज थे, है ना। तो इस समय देखिए वर्ल्ड में क्या चल रहा था, यूरोप में रेनेसा चल रहा था। रेनेसा क्या है ये? रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। ठीक है। इस टाइम पीरियड से पहले यूरोप में क्या होता था, वहाँ पर चर्च, जो आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी थी, और चर्च का जो पोप हुआ करता था वो ही रिलीजियस हेड हुआ करता था, और पॉलिटिकल हेड भी वो ही हुआ करता था, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा दखलंदाजी हुआ करती थी पॉप की पॉलिटिकल मैटर्स में। मतलब चर्च ने जो कह दिया वो सही है। राइट। लेकिन इस समय क्या हुआ था 15th सेंचुरी में, यूरोप में कुछ लोग ये जो चर्च की बातें होती थी, पॉप की जो बातें होती थी, इनको एक्सेप्ट नहीं करने लगे, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। मतलब वो कहने लगे कि अगर पॉप की ही चलनी थी तो फिर इन गॉड ने सभी को क्यों ब्रेन दिया? इसका मतलब सभी के अंदर लॉजिक होता है, सभी के अंदर सोच होती है। राइट। तो चर्च की अथॉरिटी को डिनाई किया गया। ठीक है। लोग धर्म से ऊपर उठकर थोड़ा सोचने लगे। राइट। इस जो ये रेनेसा की लहर चली थी यूरोप में, इटली से शुरू हुई थी। ठीक है। और लियोनार्डो डा विंसी, ये इसके सिंबल कहे जाते हैं। ठीक है। तो जब लोगों ने सोचना शुरू किया तो धीरे धीरे सोच सुधरी। ठीक है। लोग सुपरस्टिशंस से ऊपर उठे, और धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ यूरोप में। राइट। और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा था उस समय तक? युद्ध हो रहे थे। ठीक है। वहाँ पर जब साइंस का एडवांसमेंट हुआ तो नई नई डिस्कवरीज हुई, उनकी लाइफ में मूवमेंट आया। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी जो फाइनली आप कह सकते हैं जिम्मेदार बनी। क्योंकि देखिए, इंग्लैंड में जैसे ही आपका इटली में रेनेसा आया, यही टाइम था कि इंग्लैंड में आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से क्या हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगी। अब जो यूरोपियंस होते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे, वो क्या करते थे, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, उनको लेबरर चाहिए थे। ठीक है। उनको मार्केट चाहिए थी अपने सामान के लिए। तो आप ये कह सकते हैं पूरी दुनिया में एक होड़ सी लग गई थी अपनी अपनी कॉलोनीज बसाने के लिए। ठीक है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अच्छा, इस समय तक जो ट्रेड हुआ करता था ना यूरोप के और एशिया के बीच में, वो लैंड रूट से हुआ करता था। सी रूट के बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी, ठीक है। और लैंड रूट कौन सा होता था, देखिए जरा, देख रहे हैं, ये जो लैंड रूट हुआ करता था ये आपका इधर एशिया से और इधर जाने के लिए यूरोप में, दिस वाज लैंड रूट, ठीक है। ये कहाँ से होकर जाता था, ये जो टर्की वाला पेनिनसुला है, एंटोलियन पेनिनसुला बोलते हैं इसको। और यहाँ पर एक सिटी हुआ करती थी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, इस्तांबुल के आसपास, यहाँ पर, बल्कि इस्तांबुल ही वो लोकेशन है, ठीक है, करेक्ट लोकेशन। तो हुआ क्या, इस समय ये जो 15th सेंचुरी का टाइम था, जो रोमन एम्पायर हुआ करता था उससे पहले, वो डिक्लाइन हो चुका था और दुनिया में इस्लाम के उदय के बाद में जो ऑटोमन जो एम्पायर था उसका स्प्रेड हो रहा था। और ये वाला जो पेनिनसुला था ना, ये पेनिनसुला इधर से नॉर्दर्न अफ्रीका, ये वाला, यहाँ पर ऑटोमन टर्क्स फैल चुके थे, राइट। तो जो ट्रेड होता था इधर से, जो लैंड रूट से जो ट्रेड होता था, या फिर जो थोड़ा सा ट्रेड इधर से होता था, ये आपका रेड सी वाले एरिया से, यहाँ से जो अरब्स हुआ करते थे वो टोल लिया करते थे, ठीक है, टैक्स लेते थे यहाँ से ट्रेड पर। और ये वाला जो आपका कॉन्स्टेंटिनोपल वाला जो एरिया था, इसको भी कब्जा लिया था किन्होंने, ये जो ऑटोमन टर्क्स थे इन्होंने, ठीक है। तो ऐसे क्या फैक्टर हुए कि जो यूरोपियंस थे वो इंडिया में आए सी रूट से। देखिए जो मैंने बताया आपको कि ऑटोमन टर्क्स जो थे उन्होंने 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था इसको कब्जा लिया था, ठीक है। अब वो यहाँ से टैक्स वसूला करते थे, राइट। एंड दिस वाज द ओनली लैंड रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया फॉर ट्रेड, ठीक है। अब इस समय यूरोप में रेनेसां आया हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर शिप बिल्डिंग और नेविगेशन का काम भी शुरू हो चुका था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था यूरोप का, ठीक है। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जब आदमी के पास पैसा आता है तो आदमी क्या काम करता है, उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, राइट। यही काम हो रहा था यूरोप में। यूरोप के लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा था, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था खर्च करने के लिए, तो उन्हें ज़रूरत फील होने लगी जो ओरिएंटल लग्जरीज थी ना उनकी, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि रेनेसां जब चल रहा था उसी समय इस्लाम का जो स्प्रेड था ये भी हो रहा था। तो पुर्तगाल और स्पेन, ये दो ऐसी कंट्रीज थी जो लीड में आ गई थी अगेंस्ट इस्लामिज्म, ठीक है। मतलब यहाँ के जो प्रिंस थे वो बिल्कुल आगे थे हर वो चीज़ करने के लिए जिससे इस्लामिज्म को वो अपोज कर सके, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक और फैक्टर लिखा है, लीडरशिप ऑफ पोर्टुगल। यहाँ का जो प्रिंस हेनरी था ना, मतलब उसके अंदर क्रेज़ था कि उसे अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाना है और इस्लामिज्म को रोकना है, राइट। और देखिए एक ट्रीटी हुई थी किसके बीच में, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में 1497 में। इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। इसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने क्या किया, अटलांटिक जो ओशन है उसमें एक इमेजिनरी लाइन इन्होंने रेडी की, तैयार की, और उस लाइन से जो आपका ईस्ट वाला एरिया था ये तय हुआ उस ट्रीटी के अंदर कि पुर्तगाल उस लाइन के ईस्ट में अपनी कॉलोनीज खोजेगा, ठीक है, और जो स्पेन है वो उस लाइन के वेस्ट में टेरिटरीज खोजेगा व्यापार के लिए, ठीक है। तो हुआ यही, देखिए 1487 में पहला पोर्चुगीज नेविगेटर कौन था, बार्थोलोम्यू डियास। इसने क्या किया, ये नेविगेट करता हुआ आया अफ्रीका के वेस्ट की तरफ से, ठीक है, अटलांटिक ओशन से, और कहाँ तक आया, जो अफ्रीका की सदर्न टिप है उसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, ठीक है। उसने सोचा कि इससे यहाँ से जो ईस्टर्न जो रूट जाता है दैट इज़ टू एशिया, ठीक है। उसने सोचा था कि मैं एशिया में पहुँच गया हूँ, ओके। तो उसके बाद 1498 में कौन आया, वास्को डी गामा, ठीक है। ये दो जहाज़ों के साथ आया और अब्दुल माजिद एक गुजराती पर्सन थे जिन्होंने इनको लीड किया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा कहाँ पर आया, कालीकट पे। ये वेस्टर्न जो इंडिया है वहाँ पर एक जगह थी कालीकट, ठीक है। यहाँ का रूलर कौन हुआ करता था, जमूरियन ने वास्को डी गामा को कालीकट में वेलकम किया, राइट। अब जब वास्को डी गामा यहाँ से गया तो वास्को डी गामा बहुत सारा सामान लेकर गया यहाँ से। उसने उस सामान को जाके यूरोप में बड़े अच्छे कम से कम 10% ज़्यादा मुनाफे पर बेचा, ठीक है।
तो अब क्या हुआ, इससे जो वहाँ के और लोग थे उनके अंदर भी लगा, उन्हें भी लगा कि हम भी क्यों ना मुनाफा कमाएं, राइट। तो 1500 में एक और पोर्चुगीज था जो पेड्रो अल्वरेज कैब्रल, ये इंडिया में आया और इसने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, कहाँ पर, कालीकट में। ठीक है, ये देखिए ये लोकेशन है, ये आपकी कालीकट, ठीक है, और ये आपकी कोचीन, राइट। ये फोर्ट माहे यहाँ पर, ये कराईकल, पौंडीचेरी, मद्रास, येनम, राइट, बॉम्बे, ये बसीन आइलैंड हुआ करता था, ठीक है। और ये आपका मौसलीपत्तनम ये जगह है, ठीक है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश में। ओके, यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई। मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इन सभी जगहों का नाम लेने जा रही हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए 1501 में वास्को डी गामा एक बार फिर से आया और उसने एक और फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, कहाँ पर, कैनानोर में, कोचीन का पहला नाम कैनानोर, ठीक है। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये 1505 में इंडिया में आया, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर था, ये 1509 तक रहा, ठीक है। इसने नई वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि ये पोर्चुगीज चाहते थे कि जो इंडियन ओशन की जो टेरिटरी है ना, उस पर ये कब्जा कर लें, उसमें अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करें, ठीक है, उस पर कंट्रोल करें, और वहाँ से अगर कोई किसी का शिप जाता है तो उससे टैक्स लें, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी, आप कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। नेक्स्ट जो पोर्चुगीज गवर्नर था इंडिया में वो था अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। कब से कब तक टाइम पीरियड, 1509 से 1515। और इस एल्बुकर्क को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो इंडियन ओशन के आसपास जो कंट्रीज है ना, ठीक है, इसने वहाँ पर हर पॉइंट पर अपना बेसिस एस्टेब्लिश किए, ठीक है, परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, अपने बेसिस एस्टेब्लिश करके जो भी किसी और कंट्रीज़ के वहाँ से शिप जाते थे उनसे टैक्स लेते थे, ठीक है, परमिट देते थे उनको वहाँ से निकलने के लिए। और इन्होंने कंट्रोल किया ओवर शिप बिल्डिंग सेंटर्स, जहाँ भी शिप बिल्डिंग का काम हुआ करता था वहाँ पर कंट्रोल कर लिया अपना, ठीक है। उस समय गोवा किसके कंट्रोल में था, बीजापुर के सुल्तान के कंट्रोल में। तो गोवा को इन्होंने लिया 1510 में, और इन्होंने अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने जो पोर्चुगीज़ लोग हुआ करते थे, ठीक है, उनको ये अलाउ किया कि आप इंडिया में रहो और इंडिया के लोकल वेमेन से शादी करो और यहाँ पर अपनी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाओ, राइट। इसीलिए इनको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज़ एम्पायर या पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया, ओके। एक और पोर्चुगीज़ गवर्नर हुए नीनो डा कुन्हा, 1529 में आए। इन्होंने क्या किया, अपना जो हेड क्वार्टर था कंपनी का उसको कोचीन से गोवा में एस्टेब्लिश किया 1539 में, ठीक है। और इन्होंने पोर्चुगीज़ पावर को बढ़ाया बे ऑफ बंगाल में। और उस समय गुजरात के रूलर थे बहादुर शाह, उनको मारा किसने, नीनो डा कुन्हा ने, ठीक है। अब देखिए ये जो पोर्चुगीज़ थे इनकी पॉलिसीज़ क्या क्या थी इंडिया में। देखिए रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी कि ये जो पोर्चुगीज़ हुआ करते थे दे वर इनटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। ये चाहते थे कि सभी रिलीजन के लोगों को अपना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। दूसरा, इन्होंने पायरेसी स्टार्ट कर दी थी। पायरेसी क्या होती है, समुद्री लूटपाट। ये जो पोर्चुगीज़ हुआ करते थे उस समय जो बे ऑफ बंगाल में जो शिप एंटर करते थे वहाँ पर लूटपाट किया करते थे, ठीक है। अब ये जो पोर्चुगीज़ पावर थी इंडिया में ये डिक्लाइन हो गई बाय द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, ठीक है। इसके रीज़न क्या क्या थे, एक तो इनकी पॉलिसीज़, यही कि ये पहली पॉलिसी क्या थी कि ये रिलीजियसली कन्वर्ट करना चाहते थे दूसरे रिलीजन के लोगों को क्रिश्चियनिज्म में, ठीक है। दूसरा, इन्होंने पायरेसी स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से इनमें और जो उस समय मुग़ल जो रूलर हुआ करते थे उनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ रहने लगी, राइट। तीसरा, इन्होंने उस समय तक ब्राज़ील को डिस्कवर कर लिया था और फिर इन्होंने अपना जो फोकस था उधर ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। चौथी चीज़, इस 16th सेंचुरी के एंड तक जो सी रूट की नॉलेज थी, ये जो अभी तक मोनोपोली थी पोर्चुगीज़ की, ये अब उनकी मोनोपोली नहीं रही, ठीक है। जो दूसरे यूरोपियंस जो पावर थी उन्हें भी पता लग गया कि सी रूट एशिया तक जाने का क्या है, राइट। तो दूसरे जो इंडिया में यूरोपियंस पावर आई वो कौन लोग थे, डच, ठीक है। इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई वो कब हुई, 1602 में,
ठीक है। ये कौन होते थे? जो आपके नीदरलैंड का जो एरिया है यूरोप में, वहाँ से थे ये डचेस। ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की इंडिया में, तो मसोलीपट्टनम में। राइट। अभी इंडिया मैंने आपको दिखाया था, आंध्र प्रदेश में था ये। तो इन्होंने 1605 में इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। उसके बाद पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, बिमलीपत्तम, कराईकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापत्तम और कोचीन, इन एरियाज़ में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने फिर फाइनली अपनी जो सेटलमेंट्स थी वो ब्रिटिशर्स को सेल कर दी और ये यहाँ से चले गए। ठीक है। फिर जो तीसरी यूरोपियन पावर थी इंडिया में आने वाली, वो कौन थे? वो थे ब्रिटिशर्स, इंग्लिशमैन। ठीक है। आपसे पूछा जाए तो हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड, तो ये था मिल्टन हॉल। ठीक है। 1599 में ये लैंड रूट से ही इंडिया में आया था ट्रेड के लिए। अब देखिए, जब वहाँ पर यूरोप में ये बात फैल गई कि जो वेस्टर्न, जो ईस्टर्न, जो ईस्ट की साइड से इन्हें ट्रेड होता था, उससे ये काफ़ी मुनाफा कमाते थे, तो वहाँ के लोगों ने अब कंपनी बनानी शुरू करी। तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन में पहली कंपनी बनी जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। 1609 में कैप्टन हॉकिंस पहुंचा किसके कोर्ट में? जहांगीर के कोर्ट में। जहांगीर था ना 1609 में रूलर। ठीक है। ये कैप्टन हॉकिंस वही है जिसको जहांगीर ने कौन सा टाइटल दिया था? किंग खान का। ये जहांगीर के लिए महंगी महंगी शराबें लेकर आया था, जिससे कि जहांगीर इसको कुछ प्रिविलेजेस दे सके कंपनी एस्टेब्लिश करने के। ठीक है। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। खैर, 1611 में फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई। कहाँ पर? मसोलीपट्टनम में। ठीक है। 1613 में जहांगीर ने फरमान इशू किया ब्रिटिशर्स को कि दे कैन एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है। 1615 से 18 में थॉमस रो, ये एम्बेसडर आया ब्रिटिश किंग का, टू टेक परमिशन टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है। और उसको परमिशन मिल गई और फिर उसके बाद इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की अलग अलग पार्ट्स में इंडिया में, जैसे कि अहमदाबाद, भरूच, आगरा। ठीक है। अब 1668 में देखिए क्या होता है। 1668 में कंपनी ने जो बॉम्बे था ना, उसको रेंट पर ले लिया। कितनी पेमेंट देने पर? एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड्स। ठीक है। किससे ले लिया? चार्ल्स टू से। ये चार्ल्स टू कौन था? ये ब्रिटिशर था जिसकी मैरिज हुई थी पोर्चुगीज प्रिंसेस से, जिनका नाम था कैथरीन, 1962 में। तो चार्ल्स टू को ये जो बॉम्बे की जो टेरिटरी थी, ठीक है, जिसको आप सेल्सिट आइलैंड बोलते हैं, ये डॉरी में मिला था एज ए गिफ्ट। तो इसने इनको कंपनी को रेंट पे दे दिया। राइट। तो 1687 में जो कंपनी थी, इसने अपना जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी था, इसका हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे में एस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है। 1690 में देखिए बॉम्बे की साइड कब्जा हो गया कंपनी का। अब 1690 में क्या हुआ? जॉब कार्नोक ने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। कहाँ पर? सूतानाती में। ठीक है। और इसी के साथ इनको 3 गांवों की, उस समय जो गांव थे सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों की जमींदारी भी मिल गई। ठीक है। 1698 में, जिसके बाद में ये तीनों गांव मिलकर के इनको नाम दिया जाने लगा कलकत्ता का। ठीक है। और 1700 में फोर्ट विलियम का नाम दिया जाने लगा। ठीक है। 1698 में ब्रिटेन में एक और कंपनी बनी, इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। 1798 में जो कंपनी बनी थी आपकी 1600 में, गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, और ये जो कंपनी थी इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, इन दोनों का मिश्रण हो गया, अमलगमेशन। ठीक है। किस नाम से हुआ? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। ठीक है। इसी को फाइनली हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। अब 1714 में इंग्लिश मिशन आया, किसके अंडर? जॉन सरमन के अंडर, मुगल एम्परर फर्रुखसियर के पास में। ठीक है। ये फर्रुखसियर उस समय बीमार था, तो जॉन सरमन अपने साथ एक चिकित्सक भी लेकर आए जिनका नाम था विलियम हैमिल्टन। अब विलियम हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की डिजीज को कर दिया ठीक। ठीक है। तो खुशी में जो फर्रुखसियर था, इसने 3 फरमान इशूज किए उस समय। ठीक है। और इन्हीं फरमानों को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। कंपनी की पावर को एस्टेब्लिश करने में बड़ी हेल्प मिली इससे। तो इन फरमान्स के थ्रू बंगाल, गुजरात और हैदराबाद का जो एरिया था ना,
इन तीनों एरियाज़ में कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल गए, ठीक है। जैसे कि बंगाल में कंपनी को परमिशन मिल गई कि कंपनी बिना ड्यूटी पे किए, बिना किसी तरह का टैक्स दिए ट्रेड कर सकती थी 3,000 रुपये पर एनम के चार्जेस पर, ठीक है। और दस्तक अलाउड कर दिया गया। दस्तक क्या होता था कि कंपनी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते थे उनको पास दे देती थी कि जिससे वो लोग इजीली एंटर कर सकें, उनसे कोई ड्यूटी नहीं ली जाएगी, ठीक है। ये आप पास कह सकते हैं कि पास भी कंपनी के मेंबर्स को अलाउड कर दिया गया। सूरत में क्या था कि सूरत में भी ड्यूटी फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया गया। कितनी फीस पर? 10,000 रुपये एनुअली, ठीक है। और ये परमिशन दे दी गई कि राइट ऑफ कॉइनिंग एंड इशूइंग मनी, कंपनी को ये परमिशन मिल गई, कंपनी अब अपने आप पैसे बना सकती है और इशू कर सकती है बॉम्बे से। और वो उनकी ये जो मनी थी जो विच वॉज इश्यूड बाय कंपनी, ये वैलिड हुआ करती थी पूरे मुगल एम्पायर में। देख रहे हैं आप, मुगल जो रूलर्स थे बाद वाले, उनकी दूरदर्शिता देखिए, है ना। तीसरा, हैदराबाद में क्या हुआ, ड्यूटी फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया गया उसी रेंट पर जो उस समय मद्रास में प्रिवेल किया करता था, ठीक है। चौथे जो पावर आए यूरोपियंस, वो थे 1620 में फर्स्ट डेनिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई। कहाँ पर? पुलिकट में, ठीक है। इन्होंने भी अपने जो सेटलमेंट्स थी वो ब्रिटिशर्स को लास्ट में सेल कर दी, राइट। अब जो नेक्स्ट जो पावर आई यूरोपियंस, वो कौन थे? फ्रेंच थे, ठीक है। और ये जो फ्रेंच थे, ये 1664 में देखिए पहली जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की गई, किसके द्वारा? कोलबर्ट के द्वारा। ये मिनिस्टर था लुई 14 का। ये लुई 14 कौन थे? ये उस समय फ्रांस के रूलर थे, फ्रांस के किंग थे, ठीक है। तो 1668 में पहली फ्रेंच फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई। कहाँ पर? सूरत में, ठीक है। 1742 में डुप्ले फ्रेंच फैक्ट्री का गवर्नर बना, ठीक है। और डुप्ले भी चाहता था कि उनकी जो पावर है वो पूरे इंडिया में फैले, यही ब्रिटिशर्स चाहते थे, ठीक है। तो इंग्लिश और फ्रेंच जो थे, ये दोनों ही अपनी पॉलिटिकल पावर एक्सटेंड करना चाहते थे सदर्न इंडिया में। अब होता क्या है, जब दो लोग एक ही चीज़ चाहते हैं तो क्या होता है? वॉर होता है, ठीक है। और फाइनली इंग्लिश और फ्रेंच में भी, इन दोनों ही पावर्स के बीच में 3 वॉर हुए इंडिया में, कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे 3 कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है। जिनका रिजल्ट ये रहा कि फाइनली जो फ्रेंच थे उनकी पावर इंडिया में ख़त्म हो गई और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पावर इंडिया में एस्टेब्लिश हो गई, राइट। तो अब यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी, यूरोपियन पावर्स जो थी उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी इंडिया में आने की। तो सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज़। फिर कौन आए? डचेस। फिर ब्रिटिशर्स, देन डेनिश और देन फ्रेंच, ठीक है। अगर बात की जाए कि जो ये कंपनीज इन्होंने बनाई यूरोपियंस ने, इनकी कंपनीज को बनाने की क्रोनोलॉजी क्या थी? तो सबसे पहली कंपनी कहाँ बनी? पुर्तगाल में, ठीक है, पोर्चुगीज जो कंपनी थी। दूसरी कंपनी किसने बनाई? ब्रिटिशर्स ने। तीसरी कंपनी डचेस ने, चौथी डेनिश ने, और पांचवी फ्रेंच कंपनी थी, ठीक है। डेनिश होते थे डेनमार्क के लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात कहूँ मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया के लिए जो बुक्स मैं आपसे कहूँगी कि एक तो होती है आपकी स्पेक्ट्रम की बुक, ठीक है, मतलब ये आपको करनी ही पड़ेगी स्पेक्ट्रम। दूसरा ये जो आपकी ल्यूसेंट होती है, और तीसरा ये नोट्स, ठीक है। ये काफ़ी हैं, इन्हें कर लीजिएगा, आप समझ लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री आपकी हो ही जाएगी, राइट। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो हैव ए गुड डे, थैंक यू।